आज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड्स का 5th लेक्चर होने जा रहा है और आज का टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्शन। अब वेलोसिटी सिलेक्शन इटसेल्फ के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें इन द फर्स्ट प्लेस इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। तो उसके लिए मैं एक सिनेरियो देने लगा हूं कि हमारे पास लेट्स से कि एक डिके रिएक्शन हो रहा है कि हमारे पास इनिशियली एक अनस्टेबल सब्सटेंस है जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक्स डिके हो रहा है वाई में और वाई के साथ साथ वो एक और प्रोडक्ट बना रहा है जो कि है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को जैसे कि हम एएस लेवल में पढ़ चुके हैं हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। यानी कि हमारे पास सिंपली एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट जो है वो बीटा पार्टिकल भी है। अब ये जो बीटा पार्टिकल है इसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मैं यूनिट यूज कर रहा हूं वो सी है। सी जो है हमारे पास सिंपली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है जो कि हमारे पास इक्वल है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के। अब बार बार 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड लिखने के बजाय मैं इसी यूनिट को सी से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये जो हमारे पास डिके रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड स्पीड नहीं है। ये जो स्पीड है ये एक रेंज ऑफ स्पीड में रिलीज हो रहा है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो हमारे पास 0.1 सी भी हो सकती है, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल भी हो सकती है। यही स्पीड हमारे पास 0.3 सी के इक्वल भी हो सकती है और यही स्पीड हमारे पास 0.7 सी के भी इक्वल हो सकती है। यानी कि हमारे पास ये जो बीटा पार्टिकल है इट इज इमिटेड विद अ रेंज ऑफ स्पीड्स फ्रॉम 0.1 सी टू 0.9 सी। यानी कि हमारे पास ये जो बीटा पार्टिकल है ये 0.1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड से लेके 0.9 इंटू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की स्पीड तक रिलीज हो सकता है। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास ये कंप्लीटली रैंडम है। यानी कि हमें ये नहीं पता कि कौन से रिएक्शन में हमारे पास 0.1 सी रिलीज होगा, कौन से रिएक्शन में 0.3 सी रिलीज होगा, इस पे हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। अब लेट्स से कि हमारे पास एक सिचुएशन है, हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जिनकी वेलोसिटी एग्जैक्टली 0.3 सी के इक्वल होनी चाहिए। So we have to perform an experiment for which we need electrons with an exact speed of 0.3 C. तो ऐसे केस में अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो सिर्फ यही डिके रिएक्शन है तो ऐसे केस में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम अपने इस डिके रिएक्शन को ये नहीं कह सकते कि हमें सिर्फ और सिर्फ 0.3 सी वाला ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमारा डिके रिएक्शन तो सिंपली 0.1 सी से लेके 0.9 सी तक सारी की सारी वेलोसिटीज वाले इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड करेगा। यानी कि वी कैन नॉट डिमांड एन इलेक्ट्रॉन विथ स्पीड एग्जैक्टली इक्वल टू 0.3 सी फ्रॉम द डिके रिएक्शन। और इसकी रीजन क्या है? सिंपली द डिके रिएक्शन इज कंप्लीटली रैंडम। अब इस प्रॉब्लम का हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं विद अ रेंज ऑफ स्पीड्स, हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फिल्टर में से पास करें और इस फिल्टर का मकसद ये हो कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर दे सवाए उन इलेक्ट्रॉन के जिनकी स्पीड एग्जैक्टली 0.3 सी के इक्वल हो। यानी कि इस फिल्टर को पास करने के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0.3 सी स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स रह जाएं एंड दिस फिल्टर should block all other electrons। ये जो फिल्टर है इसका मकसद क्या है कि हमें एक स्पेसिफिक वेलोसिटी को सिलेक्ट करना है। तो इस फिल्टर का जो नाम है वो सिंपली वेलोसिटी सेलेक्टर होता है और इस प्रोसेस को हम सिंपली कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्शन। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो जो कि इनटू द पेज हो, जिस तरह मैंने अभी ड्रॉ की हुई है जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, लेट्स से वेलोसिटी v के साथ, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। यानी कि सिंपली व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारे पास सिंपली इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, मल्टीप्लाइड बाय एक और टर्म भी आती है साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस केस में बात यह है कि हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पेज के अंदर जा रही है, जबकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो पेज के ऊपर मूव कर रहा है। तो इस पेज पे कहीं भी वो मूव कर रहा होगा तो उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। तो यानी कि इस केस में जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ 90 भी लिख सकता हूं। और क्योंकि मेरे पास साइन ऑफ 90 की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होती है, तो मैं इस टर्म को QVB लिख सकता हूं। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था मैग्नेटिक फील्ड पार्ट 4 में कि जब भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है जो कि इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज हो, तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, क्योंकि आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है जो कि इस केस में हमारे पास ऊपर की तरफ लगेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलेगी, तो ये फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है जो कि इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराती है। ये सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब नॉर्मली क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से उसका पाथ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने के बजाय वो कुछ सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। ठीक है, अब अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करा दें और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अगर वो हम टॉप टू बॉटम रखें इस तरह, तो अब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। यानी कि इफ वी ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल विल नॉट ओनली एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स बट ऑल्सो एन इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमें पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है इस डायरेक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यानी कि क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है, तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो भी नीचे की तरफ लगेगी। और अगर हमारे पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट यानी कि ऊपर वाली डायरेक्शन पे लगती। तो जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखा था QVB, उसी तरह हम इलेक्ट्रिक फोर्स का भी मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब लेट्स से कि मैंने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेट की और मैंने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेट की कि मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो लेट्स से सपोज 10 न्यूटन की इक्वल होगी और मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स 5 न्यूटन के इक्वल होगी। तो होगा क्या कि क्योंकि मेरे पास ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस केस में जो मेरे पास नेट फोर्स एक्ट कर रही होगी वो इक्वल हो जाएगी 10 - 5 न्यूटन के, यानी कि 5 न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लगेगी, यानी कि अभी भी मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन लेट्स से कि अब मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऐसे चेंज करता हूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के।
और मैंने एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही ऐसे किया हुआ है कि मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ऑपोजिट होंगी। तो इस केस में अगर मेरे पास दोनों फोर्सेस हैं भी ऑपोजिट और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास नेट फोर्स होगी वो मेरे पास इक्वल हो जाएगी जीरो के। और इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम जीरो, तो इस केस में ये होगा क्योंकि मेरे पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो मेरे पास सिंपली जो एक्सेलरेशन होगी वो जीरो की इक्वल होगी। अगर एक्सेलरेशन ही जीरो की इक्वल होगी तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज। अगर वेलोसिटी डज नॉट चेंज यानी कि ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो सिंपली मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि फॉर अ चार्ज पार्टिकल टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन द मैग्नेटिक फोर्स हैज़ टू इक्वल द इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है इसका फॉर्मूला है QVB, उसको इक्वल होना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के जिसका फॉर्मूला है Q टाइम्स E। तो हम देख सकते हैं कि Q और Q दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक सेटअप है जिस तरह मैंने ऊपर ड्रॉ किया हुआ था, जिसमें मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ B है और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ E है, और वो बिल्कुल इसी तरह है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है कि वो मैग्नेटिक फोर्स को हमेशा रिपेल करे या उसके ऑपोजिट हो। तो ऐसे केस में कौन सी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल होगा जिसकी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी या जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, तो उस वेलोसिटी का मेरे पास मैग्नीट्यूड इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। अब ये जो केस है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को इक्वल करते हैं, उसकी जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ कंडीशंस हैं। एक तो कंडीशन ये है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द पेज है, जबकि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे है। यानी कि अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो अगर मैं लिखूं कि कंडीशंस फॉर सेटअप ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर, तो पहली कंडीशन तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, और सेकंड कंडीशन भी बहुत क्लियर है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसी डायरेक्शंस को सिलेक्ट करना है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हों। लेट्स से कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर होती, तो उसका मेरे पास नुकसान क्या था? नुकसान सिंपली मेरे पास ये था कि मेरे पास फिर इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर की तरफ होती और मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर की तरफ होती, फिर मैं जो मर्जी वेलोसिटी का पार्टिकल डाल देता मेरे पास डिफ्लेक्शन होनी थी और ऊपर की तरफ होनी थी। तो ज़रूरी है वेलोसिटी सिलेक्टर के सेटअप के लिए कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी सेट करें विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड कि हमारे पास जो डिफ्लेक्शन हो वो जीरो हो, या मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो। यानी कि करेक्ट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with respect to the electric field so that magnetic force and electric force can cancel each other। और हमारे पास सिंपली थर्ड कंडीशन ये है कि for zero deflection the velocity of charged particle should be equal to electric field strength divided by the magnetic field strength। अब मेरे सामने एक क्वेश्चन मौजूद है कि a radioactive source emits beta particles with velocities ranging from 1 into 10 की power 8 meters per second to 2.7 into 10 की power 8 meters per second। A velocity selector is set up to select electrons with velocities equal to 2 into 10 की power 8 meters per second as follows। यानी कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद है और इस रेडियो एक्टिव सोर्स में से डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं जिनकी एक रेंज ऑफ स्पीड है। अब इस वेलोसिटी सेलेक्टर का काम ये है कि उसने सिर्फ उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर तक पहुंचाना है जिनकी स्पीड एग्जैक्टली 2 into 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि लेबल द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सक्सेसफुली रीचेस द कलेक्टर। तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास रेडियो एक्टिव सोर्स है ये हमारे पास हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा। ना सिर्फ ये कि ये अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होगी वो भी डिफरेंट होगी। यानी कि हो सकता है कि इस बीटा पार्टिकल या इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड 0.1 टाइम स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकता है, इसकी 0.2 हो सकता है इसकी 0.35 हो। यानी कि डायरेक्शन और स्पीड दोनों ही रैंडम है।
अब कलेक्टर तक सक्सेसफुली पहुंचने के लिए ये बात तो लाजमी है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हो, जो सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉन होगा, वो बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन में ही निकलेगा, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट होगा, बेशक उसकी स्पीड 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड के ही इक्वल हुई, लेकिन अगर वो इस येलो वॉल से टकरा गया तो समझें वो कलेक्टर तक वैसे ही नहीं पहुंच पाएगा। तो पहली बात तो ये कि वही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे हमारे पास इस रीजन में दाखिल हो पाएंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे हो। अब जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे पहुंचेंगे भी, वो हो सकता है कि उनकी वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड की इक्वल ना हो और वो भी डिफ्लेक्ट हो जाए। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन हमारे पास सक्सेसफुली यहां तक पहुंचेंगे जिनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगी वो एग्जैक्टली इक्वल होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली कलेक्टर तक पहुंचेगा उसका जो हमारे पास पाथ होगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी यहां से लेके यहां तक। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे वेलोसिटी सेलेक्टर को सक्सेसफुली काम करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो पहली बात तो हमें यह पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो ऑपोजिट होनी चाहिए मैग्नेटिक फोर्स के, क्योंकि अगर ऑपोजिट नहीं होगा तो कभी कैंसिल होगा ही नहीं और फिर हमेशा ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली विदाउट डिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए ये कंडीशन तो लाजमी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास बीटा पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन बताता है। अगर हमें वही फोर्स एक नेगेटिव चार्ज के लिए निकालनी हो तो जो भी हमारा आंसर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देगा उससे ऑपोजिट हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो अभी मैं नेगेटिव चार्ज पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही अप्लाई करने लगा हूं, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं 180 डिग्री ऑपोजिट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करूंगा, अपने मिडिल फिंगर को मैं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखूंगा और मेरे पास जो थंब आएगा वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। यानी कि ऊपर की तरफ मेरे पास तब फोर्स लगती अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज होता, यानी कि इट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि मेरे पास चार्ज नेगेटिव है तो मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ऊपर की नहीं बल्कि 180 डिग्री ऑपोजिट नीचे की तरफ मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। यानी कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रही है तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि मेरे पास इस सिनेरियो में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मेरे पास ऊपर की तरफ लगनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे ये भी पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स मुझे ऊपर की तरफ चाहिए और मेरे पास चार्ज जो है वो नेगेटिव है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि मुझे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रखनी चाहिए कि मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगे वो ऊपर की तरफ लगे। पॉसिबल है कि कुछ स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ड्रॉ करें और वो सिंपली ये आर्ग्यू करें कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है, लेकिन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उस डायरेक्शन में सिर्फ तब ही फोर्स लगती है जब हमारे पास जो चार्ज हो वो पॉजिटिव हो। लेकिन इस केस में हमारे पास जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यानी कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ होंगी तब इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऊपर की तरफ होंगी तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। तो क्योंकि मुझे इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बिल्कुल नीचे की तरफ ड्रॉ करूंगा। यानी कि ये मेरे पास करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये भी मैंने लेबल कर दिया। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है कि गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.1 टेस्ला, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमें हमारी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पता है और हमें वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल भी पता है, और तीसरी चीज जो रह गई है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना। तो हम सिंपली फाइंड कर लेंगे कैसे कि हम मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है QE। दोनों साइड से Q और Q कैंसिल हो जाएगा, यानी कि
जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी वो हमारे पास इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। वैसे पहले तो मैंने इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखा था कि वेलोसिटी मेरे पास इक्वल है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के। ये फॉर्मूला तब यूज होना था जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता हो और हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी पता हो और हमें यह फाइंड करना हो कि यार ऐसा कौन सी वेलोसिटी का चार्ज पार्टिकल होगा जो कि सक्सेसफुली पहुंचेगा। अब इस केस में हमें उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पता है जिसको हम चाह रहे हैं कि ये सक्सेसफुली पहुंचे, और साथ साथ हमें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी पता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ V मल्टीप्लाई बाय B के इक्वल करेंगे तब ही हमारे पास डिजायर्ड वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन सक्सेसफुली पहुंचेगा। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो होगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि हमें चाहिए, वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि हमें गिवन है 0.1 टेस्ला के। यानी कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए वो है 2 इंटू 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रखेंगे तब ही हमारे पास 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच सकेगा। तो हमने क्वेश्चन के तो तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, लेकिन हमें वैसे ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की जगह लेट्स से 1 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड हो तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखने लगा हूं कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल है QVB के, राइट। और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मेरे पास इक्वल है Q टाइम्स E के। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। यानी कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर नीचे करूंगा तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। यानी कि चार्ज पार्टिकल जितनी मर्जी स्पीड पे जा रहा हो इलेक्ट्रिक फोर्स सभी पे इक्वल लगेगी। तो अगर मेरे चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड की इक्वल है तो तब तो मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होंगी। लेकिन अगर मेरे पास इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से बढ़ जाएगा, मेरे पास नई मैग्नेटिक फोर्स इनिशियल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी जो कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फोर्स से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मैं चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मेरे पास जो नेट फोर्स होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में आने लगेगी। यानी कि जो चार्ज पार्टिकल मेरे पास जिनकी वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से ज्यादा होगी उन पे नेट फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, यानी कि वो मेरे पास नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होंगे, राइट। और जितनी ज्यादा नेट फोर्स बढ़ती जाएगी, जितनी नेट फोर्स ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्टीपली उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी तो उतना जल्दी जल्दी डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन अगर मेरे पास यही वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड से कम हो जाए तो फिर क्या होगा कि मेरे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स से कम हो जाएगी। तो उस केस में जो मेरे पास नेट फोर्स होगी वो ऊपर की तरफ होगी। यानी कि इफ वेलोसिटी इज लेस देन 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड तो नेट फोर्स जो होगी वो ऊपर की तरफ आएगी, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा।